गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिलेटेड कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज कि व्हाट डू मीन अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स? तो 10th क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़े थे और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों के कॉन्सेप्ट के बीच सेम है, मतलब दोनों एक तरह है। तो मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग पढ़े थे कि दो मैग्नेटिक पोल जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसी तरह दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स भी रिपल्सिव होगा और अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग देखे थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब रिपल्सन था उनके बीच। और डिफरेंट पोल जैसे साउथ और नॉर्थ और साउथ के बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार यहां भी दो सिमिलर चार्ज मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव के बीच रिपल्सन होगा। और डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स? द attractive or repulsive force acting between two rest point charge is called electrical force, and this is also called electrostatic force. What is electrical force? द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मींस इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो प्रॉपर्टीज होंगे, दो नेचर होंगे। या अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा, तो देखते हैं। जैसे कि आप मैग्नेट में देखे थे, नॉर्थ के बीच क्या होता था, रिपल्सन। तो उसी प्रकार लाइक चार्ज या सिमिलर चार्ज भी बोल सकते हैं, या सेम चार्ज भी बोल सकते हैं। लाइक या सेम या सिमिलर भी बोल सकते हैं। लाइक चार्ज क्या करेंगे, ये रिपेल टू ईच अदर, तब इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे लिखते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं, डिफरेंट भी बोल सकते हैं। अनलाइक चार्ज attracts to
each other. वही अनलाइक चार्ज के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन. ये नेचुरल लॉ है, ये हमारे जीवन में भी होता है नहीं? जैसे बॉयज और बॉयज के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, गर्ल्स और गर्ल्स के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है. हाँ, उनके बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, बट जो लाइफ बॉन्डिंग है वह डिफरेंट के बीच होता है. मीन्स गर्ल्स और बॉयज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और यही वजह है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो दंपति हैं, वह एक अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे रहते हैं पूरे जीवन तक, आजीवन तक. ठीक है, तो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. तो हमें लगता है कि अब आपको डाउट नहीं होनी चाहिए. यानी इसको अगर थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है, प्लस प्लस. यहाँ पे कितने चार्ज है? दो चार्ज. तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा? बोलिए, रिपल्सन. क्या होगा? रिपल्सन. अगर यहाँ हम कहें माइनस माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन. अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? यहां होगा अट्रैक्शन. अट्रैक्शन. ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं क्या, बोलो. तो इससे आगे देखेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स. अब देखेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ क्या देखेंगे हम लोग? कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिए है. क्या है उनकी स्टेटमेंट? According to Coulomb's law, the electrical force acting between two point charges is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to a square of distance between both charge. मतलब कूलॉम साहब दो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड एक लॉ दिए. कितने चार्ज के लिए? दो पॉइंट चार्ज. हम दो पॉइंट चार्ज मान लेते हैं. ठीक है, सपोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q1 and this is Q2 and gap between both charge, distance between both charge is a small r. A small r. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ? तो कूलॉम्स लॉ ने कहा, कूलॉम ने कहा क्या? व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? इट स्टेट्स दैट क्या है इनकी कथन? कूलॉम्स लॉ का कथन क्या है? तो देखते हैं. द इलेक्ट्रिकल फोर्स acting between both rest point charge is directly proportional to product of magnitude
of both charge and inversely proportional to a square of distance between them या both charge कोई प्रॉब्लम? तो क्या बोले यहाँ पे, कूलॉम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ रेस्ट पॉइंट चार्ज, यानी दोनों रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स एफ क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग लेते हैं मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज हो गया, एंड inversely proportional to a square of distance between both charge means 1 upon r square, and this is considered relation number first and this is considered relation number second. If both relations are combined, then if both relations are combined, अगर दोनों रिलेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, then f directly proportional to mod Q1 into mod Q2 upon r square। जब दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mod Q1 into mod Q2 और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरा रिलेशन ये होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं रिलेशन से, तो क्या होगा, F इक्वल टू, F पता है आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो इसको हटाएंगे तो इसके बदले में कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं कापा, ऐसे जनरली के बोल के हम लोग पढ़ते हैं, बट इसका एक्चुअल है ये कापा, तो के ही बोलेंगे, ठीक है। तो mod Q1 इंटू mod Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज के, वेयर, ये जो के है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसे हम कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू नेवर एग्जिस्ट नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव नहीं होता है। और साथ ही साथ के का वैल्यू जो है इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के मीडियम और यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है, मतलब SI के लिए के का वैल्यू अलग होगा और CGS के लिए के का वैल्यू अलग होगा। इसके अंदर अगर पानी होगा तो के का वैल्यू अलग होगा, अगर इसके अंदर हवा होगा तो के का वैल्यू अलग होगा, या कोई अदर मीडियम होगा तो के का वैल्यू डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। तो लिखते हैं वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट
proportional constant, and this is also called Coulomb's constant. Coulomb's कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका वैल्यू जो है मीडियम के नेचर पे और यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स वैल्यू is depend upon unit system and medium present या filled present between both point charge, तो k का वैल्यू इसके बीच के मीडियम और यूनिट सिस्टम दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं SI में, इन SI यूनिट सिस्टम, in SI system value of k is equal to 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon। यहाँ याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर आप याद करते हैं तो आगे आसान पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट सबको पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको अभी याद करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ k का वैल्यू हम क्या ले लिए, 1/4 pi epsilon, वेयर epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r। then तो यहाँ आ गया epsilon naught और epsilon r। तो epsilon क्या है, तो यहाँ पे जो मीडियम रहेगा, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो ये वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट है। क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इन सभी बातों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं दिख रहा है, चलिए इसको आगे देखते हैं, तो देखते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा, K का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, K का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन था यहाँ पे, और एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग लिखे थे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू हो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड electrical force acting between 2 point charge in SI system for free space or vacuum or any other medium, means all medium. This formula is in SI system. ये जो फॉर्मूला मिला हम लोग को किस सिस्टम में मिला, SI सिस्टम में, और इससे दो चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे चार्ज किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो हवा में हो या फिर फ्री स्पेस में हो या कोई अदर मीडियम जैसे वाटर में या मेटल्स में, कहीं भी हो, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें दो वर्ड है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस और एयर, and its experimental value is 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square, and this value is remembered to 8.
इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity constant for free space। फ्री स्पेस का मतलब आप समझते हैं वैक्यूम, और इसी को लिख सकते हैं एयर, दोनों के लिए सही है, फ्री स्पेस और एयर के लिए। एंड इट्स वैल्यू एसआई में बता रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज, और इसका वैल्यू कितना होता है, अभी बोले थे, कितना बोले थे, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। याद रखना होगा इस वैल्यू को, कितना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन आर क्या है, एंड epsilon r, and epsilon r is, what is epsilon r? Epsilon r is relative permittivity constant for medium, और ये मीडियम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। ऐसे फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1, एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस और एयर। ऐसे एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू एसआई सिस्टम में कितना होगा, तो सिंपल है, यहां पर 1 रख देंगे, तो मींस फार्मूला बिकम्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो चुका है, 1, और फिर हो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन r square, and this is formula which is especially used for vacuum और free space और air। देखते हैं आगे, where 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, बिकॉज जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो उसमें न्यूमेरिकल बनाते वक्त हर जगह इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको अभी सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, और उसको हम लोग याद कर लेंगे एक कांस्टेंट की तरह। तो इसमें क्या है, 1/4 पाई का वैल्यू जानते हैं आप, 22/7 या होता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर इसको रख के हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 8.987.5 इंटू 10⁻9, और यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें अगर मैथमेटिकली इसको थोड़ा सिंपल करें हम लोग, मैथमेटिकली अगर इसको सिंपल करें तो सिग्निफिकेंट फिगर या राउंड ऑफ का यूज करेंगे हम लोग। तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ +1 करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻9, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 9 इंटू 10⁻9, और हो जाएगा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, एक छोटा सा नोट करते हैं, एप्सिलॉन आर था, हम लोग इसका वैल्यू कुछ मीडियम्स के लिए याद कर लेंगे, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर तो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। ये था रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर मीडियम। तो कुछ है जिसको याद करना पड़ेगा, जैसे फॉर
फॉर एयर, या इसी को बोलते हैं फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। और अगर दिया है वाटर, तो वाटर के लिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत जगह 81 देता है, बहुत जगह कुछ बुक्स में 80 भी देता है, बट जो स्टैंडर्ड है वह है 81। और एग्जाम में भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में फॉर मेटल्स, और मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो एक चीज यहाँ जो क्लियर होगा वो ये होगा कि सिर्फ एयर और फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए सिर्फ 1 होता है, इसको छोड़ के कोई भी अगर मीडियम लिया जाए तो उसका वैल्यू मोर देन 1 होता है, मतलब 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और हमने बोला था कि k का वैल्यू यानी जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अब तक जो भी हम लोग फार्मूला निकाले वो तो एसआई पे था। किस पे था? एसआई पे। तो अब अगर हम सीजीएस का देखना चाहें तो एक यहाँ पर और कर रहे हैं इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। किस सिस्टम में बात कर रहे हैं हम? सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में, इन सीजीएस यूनिट सिस्टम k इजिकल टू 1। सीजीएस यूनिट सिस्टम में k का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? F इजिकल टू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कूलम्ब्स लॉ समाप्त हुआ, बट कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे समाप्त हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत कहीं पे अगर आपको जो वर्ड अटपटा लग रहे होंगे या तो अननोन लग रहे होंगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, तो इसको आगे हम क्लियर करेंगे। बट ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलमोस्ट थ्योरी कूलम्ब्स लॉ के अगल बगल घूमते हुए नजर आएंगे। तो हम आपसे कहेंगे इसको नोट करके 1-2 बार देख लीजिए और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन और प्रॉब्लम लेकर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।